लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 100 to 100 की तैयारी वाली क्लास का 5वां शेड्यूल है ना। और इससे पहले वाले क्लास में आप सभी भाइयों ने खूब सारा प्यार, खूब सारा स्नेह और खूब सारा सपोर्ट दिया। बस इसी प्रकार से यूं ही हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज हो चुका है 23 अगस्त और सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो चलिए सुबह सुबह के वक्त अपने इस प्यारी सी सेशन को आपके कामयाबी के प्रति मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं। और पहला क्वेश्चन है ना, देखिए ये हमारी कल वाली क्लास है और कल वाली क्लास को आप जरूर देखिएगा है ना। ये 20 तारीख की एक्चुअल में क्लास थी और इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है ये बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं है ना। जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करिएगा और क्वेश्चनों का आंसर जरूर दीजिएगा है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर आपसे उम्मीद करते हैं है ना। पहला क्वेश्चन है कि किसी डायोड सर्किट का स्विच ऑन करते ही उसमें से प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम प्रारंभिक करंट क्या कहलाती है। यानी कि कोई डायोड सर्किट है और उसको जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, उस करंट को हम किस नाम से जानते हैं देखना। बस एक ही बात आप याद रखना हमेशा कि अगर कोई भी चीज़ है ना, कहने का मतलब कोई भी अवयव है, कोई भी वैद्युत राशि है, या तो अचानक वो घट रही है या फिर वो अचानक बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं सर्ज है ना। और यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर वैद्युत करंट की बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा सर्ज करंट है ना। यदि वोल्टेज बढ़ती तो हम क्या कहते सर्ज वोल्टेज, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम अपने भाषा में सरप्राइज कहते हैं है ना। तो इसको टेक्निकल वर्ड में कही जाती है सर्ज, और आंसर क्या हो जाएगी हमारी सर्ज करंट हो जाएगी है ना। अब एक ही बात आपको याद रखना है कि अगर डायोड किसी भी प्रकार का है ना, एक बात आपको याद रखना है कि डायोड अगर किसी भी प्रकार का है, यदि इस डायोड में तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना, यदि कि कोई भी डायोड है उस पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें इस डायोड का जो लीकेज करंट होगा ना मेरे भाई, वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका 7%। कितना बढ़ जाएगा, वो 7% इंक्रीज होगा। लीकेज करंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाते हैं तो फिर हमारी जो लीकेज धारा है वो कितना बढ़ेगा, तो लीकेज धारा दोस्तों यहाँ पर 2 गुना बढ़ जाएगी। कितना, 2 गुना बढ़ जाएगी। बस आप शिद्दत से ना इतनी सी बात आप नोट करके रख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो लीकेज करंट 7% बढ़ गया है ना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट 2 गुना बढ़ जाएगा। बस शिद्दत से आप इतना सा याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि एक एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर आदि के संदर्भ में डेसिबल की गणना एक मिलीवॉट इनपुट शक्ति के संदर्भ में किया जाए तो उसमें से किसमें व्यक्त की जाती है ना, ये आपको बताना है। तो देखना, उसको तो हम डीबीएम में व्यक्त करते हैं, जिसको हम डीबीएम को क्या कहते हैं, डीबीएम का फुल फॉर्म होता है डेसिबल है ना। इसका क्या होता है डेसिबल मिलीवॉट, डेसिबल मिलीवॉट इसका क्या है फुल फॉर्म। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए कि यूँ समझिए कि एक प्यारा सा कोई लड़का है ना, ये क्या है एक प्यारा सा लड़का है, बिल्कुल बहुत प्यारा सा लड़का है और एक प्यारी सी यहाँ पर गुड़िया है ना। ये प्यारी सी क्या है, एक गुड़िया है। अब देखिए, अब क्या है कि ये दोनों जब बात करते हैं ना बड़ा प्यारा बात करते हैं, लेकिन इन दोनों का बात करने में जो ध्वनि निकल रही है ना, जो ध्वनि निकल रही है, ये ध्वनि कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी, ठीक है ना। तो 2 ध्वनियों का, ध्वनि में क्या होती है, साउंड में क्या होती है, शक्ति होती है, जिसको हम कहते हैं पावर, ठीक है ना। 2 ध्वनियों के
पावर की जब हम तुलना करते हैं तो उसको हम बेल मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। किससे? बेल मात्रक से, है ना। ध्यान से सुनना कि दो ध्वनियों के शक्ति की जब हम तुलना करते हैं तो उसको बेल मात्रक का प्रयोग किया जाता है, उसको तुलना करने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए, है ना। तो बेल का 10वां भाग, कौन सा? 10वां भाग। बेल का 10वां भाग क्या कहलाता है? डेसिबल। क्या कहलाता है? डेसिबल, है ना। वही डेसिबल आपको यहां पर पूछा गया है कि डीबीएम, डीबीएम का मतलब होगा डेसिबल मिली वॉट, है ना। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, सेशन अगर शानदार लग रहा हो तो बिल्कुल दोस्तों पूरे सेशन को देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन में धुआं उड़ाएंगे, बस आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा तो हर क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में होगी, हर क्वेश्चन का कंटेंट आपके सामने होगा। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाई अगर 56 को बाइनरी में बदलने का प्राप्त संख्या क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। सारे का मैं बताऊंगा आपको कि कितना होगा, पहले आप सुनिएगा 56 का, है ना। 56 का कितना होगा? देखिए हमारा एक सीरीज चलता है 1 2, अब इसका दोगुना करता जाए, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 और 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32 और हाँ चलिए इतना ही चलते हैं, है ना। 16 का दोगुना कितना हो जाएगा? 32। देखिए 32 और 6 कितना होगा? 38, 10 48 और 8 56 हो गए, है ना। यानी कि ये संख्या हमें ऑन रखना है, इसको हमें क्या रखना है? ऑन रखना है। और इस संख्या को भी हमें क्या रखना है? ऑन रखना है। इस संख्या को भी हमें क्या रखना है? ऑन। क्यों ऑन रखना है? क्योंकि इनको हमें जोड़ने से कितना मिल रहा है? 56 मिल रहा है। इनको हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो इसको ऑफ रखिए। इसको क्या रखिए आप? ऑफ रखिए। इसको भी आप ऑफ रखिए, है ना। फाइनली क्या मिल गया? 111 है ना। 111 कौन सा आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी, है ना। 111 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं कि इस बाइनरी के माध्यम से हम डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं और देखेंगे कि कौन सा बाइनरी का कितना डेसिबल होने वाला है ना। क्योंकि बाइनरी देखना मेरे भाई एक ऐसा कोड है, बाइनरी क्या है? एक ऐसा कोड है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है ना। जैसे कि लैपटॉप हो गया। अब देखना मोबाइल में जब आप दबाते हैं बटन कि भैया किसी का नंबर लिखते हैं 91, किसी का नंबर आपने क्या लिखा? 91, है ना। आप 9 का ही एग्जाम्पल मानिए कि आपने लिखा 9 बटन दबाया तो कंप्यूटर आपका 9 नहीं समझता है। वो किसको समझेगा? वो किसको समझेगा? देखिए 8 और 1 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। 4 और 2 को जोड़ने पर तो 7 ही हो गए, सॉरी 6 ही होंगे। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? इसको ऑन रखना पड़ेगा, बाकी ये ऑफ, ये ऑन। तो 9 को कंप्यूटर क्या समझेगी? वो समझेगी 1001। क्या समझेगी? 1001। तो ये क्या है? एक कोड है, एक सिग्नल है जो कंप्यूटर हमारी समझती है ना। जैसे अपना भी तो कुछ कोड वर्ड होता है ना। अपना भी कुछ कोड वर्ड होता है, बस वैसे ही इसका कंप्यूटर का ये कोड वर्ड है बाइनरी। देखना 10000 10000 ये किसका है? तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 4 8 16, है ना। अब देखना 16 जो ऑन है उसको गिनिए आप। 16 और 1 17, 16 1 कितना हो जाएगा? 17। तो ये किसका है? ये है आपका 17 का। ये किसका है? ये है 17 का बाइनरी। और 11011 है ना। यहाँ पर देखते हैं 11011, इसको भी देखिए 1 2 4 8 16, ठीक है ना। अब 16 और 8 कितने हो जाएगा? 16 4 20, 4 24, 25 26 1 27, है ना। 1 27 कितना हो जाएगा? ये किसका है? ये है 27 का, है ना। इसी प्रकार से एक है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये किसका बाइनरी है? तो इस प्रकार से बड़े ही आसान भाषा में आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। याद रखिएगा इस बात को। और ये ना डेसिमल का एक पार्ट है, डेसिमल सिस्टम का एक अंग है जो आपके IIT हो, डिप्लोमा हो, हर जगह सिलेबस में ये दिया गया है। तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, है ना। आप UPPSL के एग्जाम में बैठना चाहते हैं ना, देख लेना। ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर बताना आप, ठीक है ना। रेडियो ऑपरेटर पे भी देख लेना, अब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 56 का ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना।
हाई पावर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को लपेटी जाती है ना, किस वाइंडिंग को हम लपेटते हैं, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू स्टार, डेल्टा टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, है ना। सबसे पहली बात देखिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगी, स्टार टू स्टार। प्राइमरी वाइंडिंग भी देखिए इसका स्टार में ही कनेक्ट होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार ही कनेक्ट होगा। तो ये उच्च शक्ति और उच्च वोल्टेज और पावर ट्रांसफार्मर में काम आएगा। ये किस में काम आएगा, पावर ट्रांसफार्मर में। ये यूँ समझिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए नहीं है ना। नेक्स्ट है कि स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा कहाँ पे काम आती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। कहाँ पर काम ये आएगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। डेल्टा डेल्टा कहाँ पर काम आएगी, जस्ट इसका उल्टा, है ना, जस्ट इसका उल्टा, निम्न शक्ति और उच्च वोल्टेज, निम्न शक्ति उच्च वोल्टेज में ये काम आएगी। उसी प्रकार से डेल्टा स्टार कहाँ पर काम आएगी, ये स्टेप डाउन में काम आएगी, है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन के आंसर आपके नोटबुक के अंदर हो चुका है। और देखना इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आईटीआई का जो सिलेबस है ना गजब है यार, बस आप एक बार ना उसको शिद्दत से देखना, ध्यान से देखना। आईटीआई का सिलेबस इतना मज़ेदार है ना कि मज़ा आ जाएगा। बस आप एक बार उसको ध्यान से देख लेना, समझ गए ना आईटीआई का अगर सिलेबस, तो पूरा सिलेबस आपके मुट्ठी में होगी, राइट है। स्टार इंटर स्टार वाइंडिंग से जुड़ी परिणामित्र का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में, है ना, सैंडी एरिया या फिर हिली एरिया या फिर मार्सी एरिया, कहाँ पर इसको करते हैं हम यूज। तो देखना यहाँ पर तो नहीं कर सकते ना, दलदली क्षेत्रों में नहीं कर सकते, इसको हम पर्वतीय क्षेत्रों में और रेतीले क्षेत्रों में करते हैं। इसलिए आंसर हमारी ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। देखना मेरे भाई, मेरे बात को ध्यान से सुनना कि जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र होता है ना उसमें भी क्या होते हैं, चट्टान होते हैं, है ना। और जो हमारा रेतीला एरिया हो, रेत का मतलब क्या है, चट्टानों या पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़ा, वही रेत कहलाती है ना। तो कहने का मतलब दोनों तो चट्टानी है। और चट्टानी इलाकों में, कहाँ पर, चट्टानी इलाकों में जो अर्थिंग होती है, क्या होती है, जो अर्थ हमें करना पड़ता है उस अर्थ का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है, 8 ओम, है ना। लगभग कितनी होगी, 8 ओम लगभग होती है। और रेजिस्टेंस देखिए जितना ज़्यादा होगा ना, अर्थिंग के माध्यम से लीकेज करंट जो है वो उतना ही कम ग्राउंड हो पाएगी, है ना। जिसके वजह से हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसा कुछ करना होगा कि रेजिस्टेंस वायर, सॉरी, जो अर्थिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, है ना। तो हम देखिए ना ही स्टार इंटर स्टार वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को पर्वतीय क्षेत्रों में लगा सकते हैं और ना ही रेतीले क्षेत्रों में, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 8 ओम रेजिस्टेंस है, लीकेज करंट को ये ग्राउंड नहीं होने देगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा स्टार कनेक्ट कर देते हैं, जिससे में ग्राउंड करने का लफड़ा ही खत्म हो गया, है ना, झंझट ही खत्म हो गया। तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर हो रेतीले क्षेत्र, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो हमें हर जगह लगाने की आवश्यकता है ना, कहीं भी। आज के टाइम पे आपको पता है ना कि हर घर बिजली हर घर पानी, गवर्नमेंट का एक योजना है ना कि मतलब कि हर घर बिजली पहुंचना चाहिए, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों में हो, रेतीले क्षेत्रों में हो, कहीं पर भी हो। यदि वहाँ पर गांव बसी हुई है तो वहाँ पर सप्लाई जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखिए एमकेएस सिस्टम में शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट सेकेंड, जूल सेकेंड, कूलाम सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म कमेंट करके आप बताना, मुझे जरूर बताना एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या होता है। अब सुनिए मेरी बात को कि जो हमारी शक्ति होती है ना मेरे भाई, ये 2 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होंगी, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहला होगा देखिए एक यांत्रिक शक्ति, है ना। कौन सा पहला होगा, यांत्रिक शक्ति। अब देखिए यांत्रिक शक्ति हमें किस किस रूप में मिल सकती है, या तो हमें ये ब्रेक हार्स पावर में मिलेगी या फिर ये हमें इंडिकेट हार्स पावर में मिलेगी, आईएचपी में मिलेगी या फिर बीएचपी में मिलेगी। और दूसरी होती है वैद्युत शक्ति, है ना। दूसरी कौन सी होगी, वैद्युतिक शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये होता है वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन,
सॉरी मल्टीप्लाई, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे फिर जो वैल्यू मिलेगा ना वही हमारी पावर होती है, और इसी पावर को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो पावर कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, है ना। हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के हैं तो हम 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए ना वहां पर मैं खुद आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दे दूंगा, है ना। बाकी सारी चीजें आपको, आपका सिलेबस खुद इतना अपने आप में है ना कि आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन आज के टाइम पे इस कंपटीशन के ज़माने में, इस कंपटीशन के दौर में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप आईटी भले कर रहे हैं लेकिन 5 से 6% ना डिप्लोमा का भी सिलेबस आपके सिलेबस से मैच करता है। इसीलिए मैं आपको इतना एक्स्ट्रा चीज़ें बता के रखता हूँ ताकि कोई टेंशन ही ना हो, है ना। डिप्लोमा से भी क्वेश्चन अगर उठ के आ जाए और 100% उठ के आता है ना, ये भी ध्यान रखना आप। किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है तथा उससे मुक्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर विद्युत रंजन, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। तो इसको क्या कही जाती है, इसको कही जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस, जिसको हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, M बराबर ZIT, या फिर हम इसको M बराबर ZQ भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, M बराबर ZQ और M बराबर ZIT। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम क्या करते हैं, हम मतलब कि निम्न मान का DC सप्लाई देकर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हो गया कि जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। हर जगह पे फ्रॉडगिरी ज़्यादा होता है। और देखिए जो सोना चांदी होता है ना उसमें फ्रॉड तो और भी होता है, मतलब कि लोग ना स्टील में या फिर चांदी पे सोने का पानी चढ़ा के लोगों को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, खड़े खड़े बोल रहे भैया ये सोना है, ये चांदी नहीं, ये सोना है ना। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से पॉसिबल है, यानी कि चांदी के ऊपर सोने का परत जमा देना, है ना, जिससे वो सोना लगने लगेगा और लोग आसानी से बेवकूफ़ हो जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन जिसको एक्चुअल में पता है ना सोने का परख करना, उसको अगर मालूम है ना तो आप पानी नहीं कुछ भी चढ़ा दो वो परख कर ही लेगा, है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। आगे चलें। एसी की उच्च वोल्टता संचरण को मितव्ययी क्यों माना गया है, यानी कि इसको इकोनॉमिकल क्यों माना गया, वाई इज द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कंसिडर्ड इकोनॉमिकल में इसको क्यों कंसिडर किया गया है, कम खर्च। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कम खर्च लगते हैं। कम खर्च कैसे लगते हैं, मेरी बात को सुनिए। जैसे कि ये एक तार है, ये क्या है, एक मिनट, ये है एक तार, ये क्या है, ये है एक तार, इस प्रकार से स्टैंडर्ड किया हुआ एक तार है। इस तार का एरिया किस किस पर डिपेंड करेगी, है ना, ये बात आती है। तो एरिया को हम ए से लिखेंगे, किस पर ये डिपेंड करेगी, रोह पर, लंबाई पर, पावर पर, किस पर, पावर पर, फिर वे पावर लॉस पर भी करेगी और साथ में वोल्टेज पर भी करेगी, साथ में ये कॉस फाई पर भी करेगी। इस वायर का एरिया इतने कंपोनेंट पे ये क्या कर रही है, इतने कंपोनेंट पे ये डिपेंड है। अब इसमें से देखिए आपका रो हो गया, लंबाई हो गया, पावर हो गया, है ना, और साथ में पावर लॉस हो गई और फिर ये कॉस फाई हो गया, है ना। ये सब के सब कंपोनेंट को अगर हम क्या मान ले, नियत मान ले, है ना, नियत क्या करने मान ले, कांस्टेंट मान ले मेरे भाई, तो बचेगा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, है ना। क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये बचेगा। एरिया किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, वी स्क्वायर के, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, अरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे यार, क्योंकि हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वोल्टेज को हमने बढ़ाया और वोल्टेज जैसे ही बढ़ा मेरे भाई एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तार का एरिया कम हो जाएगा। पतले से वायर के साथ हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो हो गया ना खर्चा कम, क्योंकि इतना पतला वायर कम पैसे में ही आ सकता है। और आपको मालूम है चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, आज के दौर पे कितना महंगाई बढ़ गया, बाप रे बाप, बहुत महंगा है ये कॉपर, है ना, या फिर बहुत महंगी है ये एल्यूमिनियम, तो खर्चे कम हो गया ना। तो ये बिल्कुल इकोनॉमिकल के अंतर्गत इसको रखेंगे तो कम कॉस्ट लगता है। निम्न वोल्टेज ड्रॉप, जितना हाई वोल्टेज बढ़ा करके आप ट्रांसमिट करेंगे ना उतना ही ड्रॉप जो होता है ना वो कम होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। श्रेष्ठतम रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार एसी ना डीसी की तुलना में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता, लेकिन यह तुलना नहीं बोला गया है, या तो सिर्फ बोला गया है श्रेष्ठतम रेगुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगी
आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, है ना। सारे पॉइंट से हम खुश हैं, है ना, सेटिस्फाई हैं तीनों ऑप्शन से, इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। एसी संचरण में स्किन प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा अवयव बढ़ता है ना। एसी संचरण में स्किन इफेक्ट के कारण निम्न में से कौन सा कंपोनेंट बढ़ता है, ठीक है। अब देखना, कुल मिलाकर के आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एसी को हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है। फायदा तो हर कोई देखता है यार, जो नुकसान जो देखे ना, मतलब कि फायदा तो हर किसी को दिख जाता है, नुकसान नहीं दिखता है ना। तो नुकसान भी ये गिना रहा है, तो आप गिनिए, है ना, क्या नुकसान है। स्किन इफेक्ट के कारण कौन सा अवयव बढ़ जाता है, तो ये लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और दूसरी बात याद रखिए कि अगर हम एसी को डीसी से तुलना करें, अगर हम एसी को डीसी से तुलना करें, किस केस में? ट्रांसमिशन लाइन के केस में, है ना। किस केस में? ट्रांसमिशन के केस में, है ना, ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम अगर इसको कंपेयर करें तो हमें ये मिलता है कि जो एसी है ना, इसमें मतलब कि कॉपर का खर्च, पहला पॉइंट डालिएगा, इसमें खर्च अधिक आती है। कौन सा खर्च? तांबा का खर्च, है ना। किसके तुलना में? डीसी के तुलना में तांबा, एसी में तांबा का खर्च अधिक आ जाता है, कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। और दूसरी बात हो गई, दूसरी बात क्या है कि आपका इसमें देखिए, एसी में क्या होता है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रेरक भी होता है और धारितीय प्रभाव भी होती है ना। कौन कौन सी प्रभाव? धारितीय प्रभाव भी इसमें होती है। और इन दोनों प्रभाव के कारण ना मेरे भाई क्या होता है, आपका जो वोल्टेज नियमन होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, उसका मान बढ़ जाता है ना। उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेरक भी होगा एसी संचरण में और धारितीय प्रभाव भी होगी, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन तो बढ़ ही जाएगा यार। और तीसरा क्या है? तीसरा इसमें एक और पॉइंट शिद्दत से आप लिखिएगा कि जो हमारी एसी होती है ना, इसमें क्या चलती है? इसमें चार्जिंग करंट चलती है। इसमें क्या चलेगी? आवेशन धारा। इसमें क्या चलेगी? आवेशन धारा। और इस आवेशन धारा के कारण ना नो लोड के केस में, किसमें? नो लोड के केस में भी इसमें क्या होती है? पावर लॉस होती है ना। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक लॉस, सबसे बैड लॉक, है ना, लॉस। यानी कि एसी में चार्जिंग करंट चलती है और नो लोड पे रहेगा आपकी ट्रांसमिशन लाइन, तो भी इसमें पावर लॉस होती रहती है और इसमें खर्च अधिक लगता है। प्रेरक और धारितीय इफेक्ट होने के कारण इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अनबैलेंस रहती है, ज़्यादा रहती है ना। तो ये सब क्या है? इसके नुकसान है एसी ट्रांसमिशन लाइन के, लेकिन इससे हमें फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं, है ना। इसीलिए ना, अब देखो यार, घरवाली कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ तो उसके भी अंदर होंगी, है ना। तो चाहे अपनी कबूतरी की बात हो या फिर बात हो एसी ट्रांसमिशन लाइन की। बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है? क्या वो कार्बन की अनुपस्थिति होती है, मीथेन की, ऑक्सीजन की, नमी की, है ना। तो हम इसका आंसर क्या रखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तभी जाके सड़ेगी और मीथेन गैस निकलेगी, नहीं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से खाना थोड़ी बनेगी, हमें बायोगैस चाहिए। नियॉन फ्लैशर की करंट क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 300 मिली एम्पियर। कितनी होगी? 300 मिली एम्पियर। ये देखिए नियॉन फ्लैश लैंप है ना, नियॉन फ्लैश लैंप है और यहाँ पर S2, S3, S1 यानी सॉरी 2, 3, 4 है ना, है। और सीरीज में लैंप को कनेक्ट किया गया है ना, सीरीज में। और ये है आपका नियॉन फ्लैशर, जिसमें 300 मिली एम्पियर का आपका नियॉन फ्लैशर लगाया जाता है। आर्मेचर चालकों की संख्या प्रति पोल या आर्मेचर स्लॉटों की संख्या प्रति पोल क्या कहलाती है? इसको तो हम पोल पिच कहते हैं, बड़ा आसान लैंग्वेज में। यानी कि पोल पिच का मतलब क्या है? आर्मेचर चालकों की संख्या बटा पोल की संख्या, या फिर आर्मेचर चालकों की संख्या बटा पोल की संख्या। सिंपल सी बात है। कॉइल पिच किसको कहते हैं? देखना, कॉइल पिच किसको कहते हैं कि जैसे कि आपका ये स्लॉट हो गया है ना, आपके मोटर का ये क्या हो गया? स्लॉट हो गया, स्लॉट हो गया। ये है एन पोल का स्लॉट, इधर एन पोल बनेगा, इधर एस पोल बनेगी, है ना। अब इसमें हम क्या डालते हैं? कॉइल डालते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने क्या डाल दिया? यूं कॉइल डाला, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी कॉइल हो गई। ये देखिए ये हमारी कॉइल हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्टिव साइड। इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव साइड, है ना। जो स्लॉट से बाहर निकली है उसको हम कहेंगे एक्टिव साइड। तो दो एक्टिव साइड जो कि
दो अलग अलग पोल के अंतर्गत रखी गई है। दो एक्टिव साइड जो दो अलग अलग पोल के अंतर्गत रखी गई है, उसी को हम कहते हैं कॉइल पिच। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉइल पिच, है ना। फ्रंट पिच किसको कही जाती है? तो फ्रंट पिच देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं यहां पर कि फ्रंट पिच बना करके, है ना। फ्रंट पिच किसको कहते हैं? आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आएगी अभी। वन मिनट। ये है आपका फ्रंट पिच। इसमें से कौन है आपका फ्रंट पिच, है ना। इसमें से कौन कौन है आपका फ्रंट पिच? देखिए, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में इसको हम कहते हैं फ्रंट पिच। ये हमारी क्या है? ये हमारी फ्रंट पिच है। अब इसका परिभाषा सुनिए। इसका परिभाषा ये हो गया कि आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर, किधर? आर्मेचर से कम्यूटेटर। ये क्या है? आर्मेचर है, कम्यूटेटर जस्ट इसके नीचे लगी होगी, है ना। तो आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर किसी एक कॉइल का अंतिम भुजा, ये किसी एक कॉइल का क्या है? अंतिम भुजा। ये अंतिम भुजा है, कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट है ना। अच्छा, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कम्यूटेटर है और ये आपस में क्या है? ये कनेक्ट है इस प्रकार से, है ना। ये कनेक्ट है। देखिए, आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर किसी कॉइल का अंतिम भुजा और उसी कॉइल का दूसरा वाला भुजा दूसरे कॉइल के पहले वाले भुजा के बीच का जो गैप होता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, है ना, इसको हम कहते हैं फ्रंट पिच। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रंट पिच, है ना। ये हो गया फ्रंट पिच। और कम्यूटेटर पिच होता है, वो कम्यूटेटर पिच होता है कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको YC से दर्शाई जाती है और इसका सूत्र क्या होगा? कम्यूटेटर पिच की संख्या, है ना। कम्यूटेटर पिच की संख्या किस में होगी? +-1 में होगी, बटे पोलो के जोड़ों की संख्या, पोलो के जोड़ों की संख्या, है ना। ये क्या कहलाएगी? हमारी कम्यूटेटर पिच कहलाएगी, ठीक है ना। सारी बातें आपके सामने रखूंगा, सारी बातें आपके सामने रख भी चुका हूं, तो ये इसका आंसर हो। नीचे दिए गए चित्र के कनेक्शन को पहचानिए मेरे भाई। तो ये है आपका प्रोग्रेसिव कनेक्शन। और प्रोग्रेसिव कनेक्शन में एक ही बात आप याद रखना कि इस प्रोग्रेसिव कनेक्शन में क्या होता है कि कम्यूटेटर पिच, है ना, कम्यूटेटर पिच का मान +-1 होता है ना। इतनी सी बात आप याद रखना, बाकी आप सब छोड़िए, है ना। बाकी सारी बातें आप भूल जाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग व्यवहारिक रूप से कितनी होती है? तैयार हो जाइए नया कंटेंट लेने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। करंट का भी वेग यही पढ़ते हैं आप, लेकिन इस वेग की लंबाई कितनी होती है? ये सुनिए, इस वेग की लंबाई, है ना, इस वेग की लंबाई कितनी होती है? लंबाई तो मीटर में होगी, है ना। तो 7.4 × 10⁻⁻7 मीटर, कितना? इस वेग की इतनी लंबाई होती है ना। जो चुंबकीय तरंग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग क्या है? एक प्रकार का वेव है, और इस वेव की लंबाई कितनी होगी? 7.4 × 10⁻⁻7 मीटर। नीचे दिए गए चित्र के संकेत को पहचानिए भैया। ये क्या है यार? ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये है चोक। ये क्या है? चोक, है ना। चोक कहाँ लगाते हैं आप? चोक लगाते हैं ट्यूबलाइट में, और भी जगह, कई जगह लगाई जाती है। परिणामित्र का कैसा होगा? तो परिणामित्र का देखिए यू होगा। ये आपकी कोर हो गई, और नीचे बना देता हूं मैं वाइंडिंग, है ना। नीचे क्या हो गई? ये हो गई आपकी वाइंडिंग, और एक वाइंडिंग आपकी ऊपर हो जाएगी। ये आपकी क्या हो गई? ये है आपकी ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर। रेगुलेटर का कैसा होगा? तो रेगुलेटर एक बनाइए डिब्बा, एक बनाइए क्या? डिब्बा, और इमोजी जैसे हंसता है ना, वैसे ही हंसा दीजिए इसको भी, है ना। ये क्या है? रेगुलेटर। ये क्या है? रेगुलेटर। और विभव ट्रांसफॉर्मर, विभव ट्रांसफॉर्मर का कैसा होगा? यू होता है विभव ट्रांसफॉर्मर का। ये हो गया। ये क्या है आपका? विभव ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो ये विभव ट्रांसफॉर्मर, ये रेगुलेटर, और ये हो गया आपका सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर, और ये हो गई आपकी चोक। और हर जगह अपना अपना इनका काम है, और बड़े शिद्दत से ये काम करते हैं। रेगुलेटर अपना काम करता है, चोक अपना काम करती है ना। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके ये पावर फैक्टर को डाउन कर देता है, जिसके वजह से हमें कैपेसिटर लगाना पड़ जाता है ना।
लास्ट देखिए क्वेश्चन है, और BIS स्टैंडर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभप्रद मिलता है। ऑप्शन ए है इसके द्वारा मानक उत्पादकों को चयन करने में सहायता मिलती है। सही बात है यार। देखिए क्या है ना कि हम कभी जाते हैं मार्केट में प्लायर खरीदने, यूँ समझिए, तो प्लायर हम कभी नकली खरीद के ले आते हैं ना, सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम गारमेंट्स के दुकान में जाएंगे, अगर हमें पता है कि कौन सा कपड़ा स्टैंडर्ड है, तो हम अगर हमें जीन्स लेना है एग्जाम्पल के लिए समझिए, तो हम क्या बोलेंगे, भैया हमें गट्स का जीन्स दिखाइए, क्योंकि हमें पता है यार वो स्टैंडर्ड जीन्स है ना। तो हम सीधे स्टैंडर्ड चीज़ मांगेंगे उनसे, तो हमें धोखा नहीं मिल सकता है ना। लेकिन BIS यही बताता है कि भाई आपको सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा BIS से। बिल्कुल सही बात है, मैं तो इससे सहमत हूँ, है ना। इसके द्वारा जीवन और संपत्ति संकट के लिए सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो BIS मार्क की नहीं होती, लेकिन फिर भी साइज में बड़ी होती हैं, दिखने में लुकेड होती हैं, जिसके कारण उनका जो MRP होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, BIS प्रकार की होती हैं, उनमें BIS का लोगो लगा होता है और दिखने में कोई खास दिखते नहीं वो, और छोटा भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि पैसा भी सस्ता होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो छोटा है, दिखने में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दिखावट पे तो दुनिया टिकी है। छोटा है, दिखने में भी अच्छा नहीं है, और फिर सस्ता ही है, सस्ता है तो यह अच्छा नहीं होगा, है ना। तो फिर लोग क्या कर लेते हैं, गलत चीज़ों की ओर चले जाते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी संपत्ति से सुरक्षा दिलाएगा, है ना। आपकी संपत्ति, पैसा जो है वो गलत जगह पे ना जाने पाए, ना खर्च होने पाए, इसका भी ये ठेका लेता है। उपमानक गुणवत्ता होने पर ISI इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट चिन्ह उत्पादकों को प्रतिस्थापित प्राप्त होता है ना। आपने देखा होगा जैसे कि ये पेन है, आपने जैसे 5 रुपये का पेन खरीदेंगे, जैसे रिनॉल्डस का हो गया और सेलो वगैरह का हो गया, और जितने भी होते हैं मोनोटेक्स वगैरह, तो उसमें मोनोटेक्स का उसमें आप देखेंगे कि उसमें वो लगा होता है, हाँ बारकोड लगी होती है ना। क्या लगी होती है, बारकोड लगी होती है। तो वो बारकोड उनका क्या है, एक खुद का स्टैंडर्ड है ना। उनका क्या है, खुद का एक स्टैंडर्ड है, जो बोल रहा है ना कि चिन्ह, यानी कि चिन्ह का मतलब क्या हो गया, लोगो, उनका एक क्या लगा होता है, मार्क लगा होता है। इसी प्रकार से ISI से सर्टिफाइड अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें भी ISI का लोगो लगा होगा, उसका मार्क लगा होगा, जो हमें पहचान कराने में आसानी होगी, पहचान करने में आसानी होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए हमारी मॉक टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आपको भी उतना ही शानदार मज़ा आया होगा, है ना। अब बारी आपकी है, बारी आपकी है, बारी हर किसी की आती है ना। आपकी बारी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, है ना। और दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना है, दोस्तों तक शेयर करना भूलिएगा मत आप। और अगर आपने एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक इस सेशन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन का बस हमें एक खुराक चाहिए, और वो खुराक आप दे सकते हैं, है ना। बस इसी प्रकार से इस अपने प्यारे से चैनल को प्यार और सपोर्ट के साथ बनाए रखिएगा, प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, है ना। बाकी नीमे टेक्निकल क्लासेस सदैव आपके लिए तत्पर खड़ी रहेगी, हर वक्त हर समय, है ना। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, है ना। तो सभी दोस्तों को लव यू, मिलते हैं धमाकेदार सेशन में। इसका सेशन नंबर 6 अगले क्लास में, मॉक टेस्ट नंबर हमारा 6 होगा, और उसमें फिर से हम क्लास को धुआं करने वाले हैं। बस आपका साथ रहा, आपका सहारा रहा, आप जैसे दोस्तों का मेरा पूरा साथ रहा, तो मैं ज़रूर आऊँगा दोबारा और फिर से तबाही मचाएंगे। आपका एग्ज़ाम से पहले इतना दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो चुका होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।